आदाब नमस्कार जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान के खिलाफ जंग में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। मिडिल ईस्ट जंग पर ब्रेक लगा है। जी हां, ट्रंप ने ऐलान किया है 5 दिन तक पावर प्लांट पर हमले नहीं किए जाएंगे। बातचीत के जरिए सीज फायर का रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग बंदी शायद अब करीब हो। अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत जारी है। ट्रंप ने हमलों को फिलहाल टालने की बात कही है। पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला टला है। पिछले 2 दिनों से चली बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। तनाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ट्रंप ने 2 दिन पहले ही ईरान को धमकी दी थी कि 48 घंटे के अंदर अगर हॉर्मुज रूट नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट को उड़ा देंगे। अमेरिका संग कोई बातचीत नहीं हुई है, ये ईरानी मीडिया का दावा है। जी हां, बड़ी खबर यह भी कि ट्रंप ने जो दावे किए हैं उसके जस्ट उलट ईरानी मीडिया ने कहा है कि कोई भी बातचीत नहीं हुई है और 48 घंटे में हॉर्मुज खोलने की बात जिस तरीके से कहा गया था ट्रंप की जानिब से, उसकी अब मनाही हो चुकी है। ईरान के खिलाफ जंग बंदी की बात ट्रंप ने खुद कबूला है और कहा है कि अपने तमाम तर मिलिट्री बेसिस को यह हुक्मनामा जारी किया है ट्रंप ने कि अब 5 दिनों तक, अगले 5 दिनों तक कोई भी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस पर हमले नहीं किए जाएंगे। ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ट्रंप ने और कहा था कि अगर 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया तो फिर पावर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तबाह कर दिए जाएंगे, बिजली और पानी के जो सिस्टम्स हैं उसे ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी 48 घंटे भी नहीं हुए, अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि ट्रंप ने पलटी मारी है और ट्रंप ने कहा है कि ये जो 5 दिनों का 48 घंटे का जो अल्टीमेटम था वो अब बढ़ा करके 5 दिनों तक कर दिया गया है। पावर प्लांट पे हमले के धमकी के बाद ईरान ने भी पलटवार किया था और उन्होंने कहा था कि अगर आम लोगों के लिए पानी के डिसलिनेशन प्लांट पे हमला किया गया या फिर बिजली के प्लांट्स पे हमला किया गया तो वो मिडिल ईस्ट और आसपास के जितने भी पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सब तबाह कर देंगे और अंधेरे में डुबो देंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ईरान के खिलाफ जंग में ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट जंग पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू ट्रंप ने ऐलान किया है। 5 दिनों तक पावर प्लांट पे हमला नहीं किया जाएगा। जो 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था ट्रंप ने उसे खत्म करते हुए ट्रंप ने ऐलान किया है कि अभी 5 दिनों तक कोई हमला नहीं। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है ईरानी मीडिया के हवाले से और ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि बातचीत तो साहब कुछ हुई ही नहीं है हमारी, तो फिर ये एक तरफा इन्होंने सीज फायर कैसे कर दिया। दरअसल ये डर है, खौफ है और डर के मारे ट्रंप पीछे हटे हैं। ईरान जंग से पीछे नहीं हट रहा है। ईरानी मीडिया के हवाले से फिलहाल ये खबर है, ये खबर ईरान की मीडिया की जानिब से आ रही है। इसे कंफर्म अभी नहीं किया जा सकता जब तक ऑफिशियल का स्टेटमेंट सामने नहीं आए, लेकिन ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है कि अभी फिलहाल जो हमले हैं वो जारी रहेंगे और अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। इस वजह से फौरी तौर पे इस हमले को रोकने की बात ट्रंप कर रहे हैं, ईरान नहीं। यानी कि ट्रंप डर से पीछे हटे हैं और ईरान वेस्ट एशिया पर पावर प्लांट पर हमला करेगा, इस डर से ट्रंप पीछे हटे हैं। ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है। फिलहाल ईरानी मीडिया के हवाले से खबर कि जिस तरीके से अमेरिका बातचीत की बात कह रहा है, कोई बातचीत ही नहीं हुई, तो आपने सीज फायर खुद एक तरफा की है, अपने मन से की है, क्योंकि आपको पता था कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ, ईरान के पावर प्लांट पे अटैक किया गया तो आपके आसपास के जितने भी सहयोगी हैं उनके पावर प्लांट को उड़ा दिया जाएगा, वाटर डिसलिनेशन प्लांट को उड़ा दिया जाएगा। और इसी डर से ट्रंप पीछे हटे हैं और सीज फायर की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ईरानी जराए से ये खबर आ रही है, ईरान के अखबारों से और न्यूज़पेपर से और उनकी जो मीडिया है उनकी जानिब से ये खबर आ रही है। ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट अभी नहीं आई है, इस वजह से इस खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ट्रंप के दावे पर ईरानी मीडिया के हवाले से खबर कई सारे मायनों में एक नया अंदाज हो सकता है ईरान का। और वैसे भी इस 24-25 दिनों की जंग के दौरान ईरान ने एक बार भी रुख नहीं बदला, एक बार भी कंधा नहीं दिखाया, एक बार भी पीछे पलट करके उसने नहीं देखा। जो भी उसके पास रिसोर्सेज थे उससे लगातार हमला करता रहा और ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की। अगर पावर प्लांट पे हमला हुआ
इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे हमला हुआ तो ईरान ने भी पावर प्लांट और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे हमला किया। अगर यूरेनियम की अफजूदा करदा जो प्लांट्स हैं, खास तौर पे एटमी जो प्लांट है उस पर हमला करने की कोशिश हुई, ईरान ने भी सेम इजराइल के अंदर इस तरह के हमले किए। और अब जो सीज फायर की बात कही जा रही है ट्रंप की जानिब से, उसका जवाब ईरानी मीडिया के हवाले से आ रही है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान के लगातार जो हमले और धमकी दी गई थी, हमला करने की बात पावर प्लांट पे की गई थी, उसी से वो पीछे हटे हैं डर के मारे। और फिलहाल मिडिल ईस्ट में एक बढ़ता हुआ रुझान जंग बंदी और उसका इनकार। अब ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में पैदा शुदा सूरत हाल पर आज मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर चर्चा हुई। बड़े पैमाने पर पीएम मोदी ने खिताब किया, पीएम मोदी ने खुद हिस्सा लिया। तो इस मौके पर पीएम मोदी ने कई अहम इशूज पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि ईरान इजराइल जंग से दुनिया में जो हलचल है इसको लेकर के सरकार अलर्ट है और हसास भी। उन्होंने कहा कि इस वक्त होर्मुज में गुजरना मुश्किल है। मिडिल ईस्ट के लीडरों से बातचीत हुई है। भारत का जो रोल है वो बिल्कुल साफ है। भारत ने जंग खत्म करने की बात कही थी। आज पार्लियामेंट से आवाज उठी और देखिए कि उसका असर। ट्रंप ने फौरी तौर पे सीज फायर का ऐलान किया है। हालांकि ये फिलफौर वक्ती तौर पे सीज फायर का ऐलान है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी जहत पीएम मोदी ने कहा कि शहरियों और पावर प्लांट पर हमले नामंजूर हैं। जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ट्रंप ने, पीएम मोदी ने कहा कि वो हमले नामंजूर हैं। और उसके बाद फौरन ट्रंप का यह बयान आता है कि 5 दिनों तक कोई हमला नहीं होगा। हुर्मुज की रुकावट भी नाकाबिले तस्लीम है, पीएम मोदी ने कहा। यानी स्टेट ऑफ हुर्मुज पे जो बंदिश है वो भी नाकाबिले कबूल है। भारत पुरअमन हल चाहता है, बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहता है। हम अलर्ट हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें 60% गैस इंपोर्ट करते हैं, 41 मुल्क से तवानाई इंपोर्ट करते हैं। हमने घरेलू एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाया है। हमारी रिफाइनरी फिलहाल सलाहियत में इजाफा हुआ है। रिफाइनरी के गल्फ और आसपास के रूट पर नजर बनी हुई है। मुल्क में एथेनॉल की वजह से तेल कम खरीदना पड़ा है और मुतबादिल जो अल्टरनेट ईंधन है उसके बारे में हम रास्ता निकाल रहे हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर काम हो रहा है। हमने एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है। भारत के पास माइंस मौजूद है, खाद का वाफिर स्टॉक मौजूद है। घबराने की जरूरत नहीं। रियासतों को हमने 15,000 ई बसेस दी हैं, 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए हैं। मुल्क में यूरिया के 6 प्लांट शुरू किए हैं और किसानों को हर मुमकिन मदद देंगे। जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है कि तेल हो,
गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त यह है कि ट्रंप की जानिब से सीज फायर का ऐलान हुआ है। 5 दिनों तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं होगा और पानी के जो सिस्टम्स हैं उस पर हमला नहीं होगा। लेकिन ईरान की मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि कोई भी बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप ने डर के मारे ये खुद से सीज फायर का ऐलान किया है और साथ में ये भी कहा गया है कि चूंकि ट्रंप को मालूम था कि 48 घंटे का जो अल्टीमेटम उन्होंने दिया है, 48 घंटे के बाद अगर हमला होता है और जैसा उन्होंने कहा है अगर वो करते हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। और लगातार हमने देखा भी है कि किस तरीके से जवाब दिया है ईरान ने। अगर उनके एटमी प्लांट पे हमला हुआ तो इन्होंने भी पलट करके एटमी प्लांट को दहला दिया। हालांकि आजू बाजू मारा था, अगर एटमी प्लांट पे जानबूझ करके मारा जाता पिन पॉइंट से तो यकीनन एक बड़ा नुकसान होता, चाहे वो ईरान में हो चाहे वो इजराइल में हो। लेकिन इस वक्त जो अपडेट यही आ रही है कि एक तरफा तौर पे सीज फायर का ऐलान, लेकिन ईरानी मीडिया के हवाले से खबर यह है कि नहीं, ये सीज फायर नहीं है, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप ने खुद से ऐलान किया है। हमारे साथ इस्तांबुल तुर्किया से जफरुल इस्लाम साहब हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, और जनाब सुहेल काज़मी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और मिडिल ईस्ट के बेहतरीन जानकार भी। आप दोनों हजरात का इस्तकबाल करते हैं। जफर साहब, सीधा आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस खबर पर प्रतिक्रिया आपकी। सुहेल काज़मी साहब। जी सर। सबसे पहले इस खबर पे प्रतिक्रिया कि ट्रंप ने कहा कि 5 दिनों तक हम कोई भी हमला नहीं करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे हो या फिर वाटर डिसलिनेशन प्लांट पे हो। जो 48 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था उससे वो पलटते नजर आ रहा है और ईरान ने कहा कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। बिल्कुल, ईरान ने ठीक कहा है। जो मेरे पास भी सोर्सेस जो गैदर हुए हैं वो यही है कि सीज फायर की तो बात ही नहीं हुई है। सिर्फ 5 दिन के लिए मुलतवी किया वो अल्टीमेटम जो ट्रंप साहब ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम पहले दिया था। पहले आप मुझे बताइए, 3 मुल्क लड़ रहे हैं जंग और एक दूसरे पे गोलाबारी कर रहे हैं, जेट्स को उड़ा रहे हैं, रिफाइनरी मिल्स को उड़ा रहे हैं, गैस प्लांट्स पे हिट कर रहे हैं और ये पता नहीं है, बम तो नहीं देखता है कहाँ पड़ना है कहाँ नहीं पड़ना है, सिविलियन पॉपुलेशन पे भी अटैक्स हो रहे हैं। उसके बीच में ट्रंप साहब एक अल्टीमेटम देते हैं 48 आवर्स का। वो अल्टीमेटम किस चीज का अल्टीमेटम है? जंगों में अल्टीमेटम नहीं होते। अल्टीमेटम हमेशा सीज फायर्स के होते हैं, मीडिएशंस के होते हैं या उन लोगों को इन्वॉल्व करने के होते हैं जो मीडिएट करे। वो अल्टीमेटम की बात होनी चाहिए। जंगों के दौर में या जंग के हालात में आप अल्टीमेटम किस चीज का दे रहे हैं? दूसरी बात यह है कि ईरान ने सीधा बोल दिया था कि अगर वो इस तरह का स्टेट ऑफ हार्मोज पे इस तरह के अटैक्स करेंगे तो ईरान ने साफ तौर पे बोला कि हम भी उसको रिटेलिएट करेंगे और क्या कौन कौन से आपके मरकज होंगे जहां पे आपको अटैक होगा। अब स्टेट ऑफ हार्मोज सिर्फ ऑयल और गैस के साथ संबंधित नहीं है आमिर सर। सिर्फ गैस और पेट्रोल का जो सप्लाई है वही बंद नहीं होगी। इसके अलावा जो मैं पढ़ रहा था और देख रहा था कि समुद्र के नीचे, स्टेट ऑफ हार्मोज के नीचे, जो आज पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन से जुड़ी हुई है, उसकी जो पाइपलाइन है समुद्र के नीचे से, वो भी स्टेट ऑफ हार्मोज से आती है। और कहीं पूरी दुनिया जो आज जुड़ी है आपके नेट से, इंटरनेट से, वाईफाई से, उन सब चीजों से, वो भी डैमेज हो सकती हैं। और बिल्कुल, ये जो है इस खबर जो मैं देख पा रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट हैं, आई एम प्लीज्ड टू रिपोर्ट दैट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका and the country of Iran have had over the last 2 days very good and productive conversation regarding a complete and total resolution। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये 2 दिनों तक बातचीत की बात कह रहे हैं, फिर 5 दिनों तक इन्होंने जंग टालने की बात कही है और फिर ईरान की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि नहीं साहब हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप ने खुद ब खुद ऐलान किया। मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। जफर साहब, क्या कहना है आपका? हाँ बिल्कुल, देखिए ये असल में 2026 की सबसे बड़ी गलती की है ट्रंप साहब ने, और अब ये 5 दिन का बहाना करके ये बैकफुट पे जा रहे हैं और इस जंग से वो बाकायदा अपने आप को पीछे ले जा रहे हैं। और ये ईरान के लिए और ईरान की इस्तकामत, ईरान की ईमान और उनका इस्लाम और उनकी जाबाजी, उनकी बहादुरी की सबसे बड़ी दलील है कि वो जिसे दुनिया सुपर पावर कह रही थी, जिसके सामने सारी दुनिया झुक रही थी,
इसके सामने सारी दुनिया सर नमस्तक थी, आज वो ईरान के सामने झुक रहा है और ये कह रहा है कि बड़े खुशगवार माहौल में बात हुई है और बहुत अच्छी बात हुई है। अब ये 5 दिन का एक बहाना है, बाकी अब ये फौजें तो ये वापस जा रही हैं इनकी, और ये इस जाल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और जाल से निकले बेहतर है। देखिए, हक को बातिल का टकराव जब होता है तो हमेशा याद रखिए कि हक की फतह होती है और बातिल जो है वो मिट जाता है। और यहाँ वही सिचुएशन है कि जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। लेकिन जफर साहब, ठीक है, कुरान शरीफ की ये खूबसूरत सी आयत है, जाल हक व ज़हक़ल बातिल, लेकिन ये भी आयत है कि वैज़ा ख़ातबहुम जाहिलून क़ालू सलामा। अगर जाहिल तुमसे मुखातिब हों, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो आप उनको सलाम दुआ करके निकल जाओ। तो जिस तरीके से अभी ट्रंप ने जाहिलियत दिखाई और उसके बाद आम इंसानों पर ब्रूटल अटैक किए, अब वो जंगबंदी की कोशिश कर रहा है, पीछे कदम उठा रहा है, तो क्या हमारी ये गुजारिशात नहीं होनी चाहिए कि हम भी अपने आप को रोक लें या एटलीस्ट मुस्बत एक पैगाम दे दुनिया को? जफर साहब। जी 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 बिल्कुल। देखिए, ईरान की सबसे बड़ी ये ताकत सामने उभर करके आई है और सबने ये जान लिया है कि सतीजा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज, चरागे मुस्तफवी से शरहरे बुलहबी। तो बुलहब के शरहरे जो है और चरागे मुस्तफवी जल रहा था, जल रहा है और जलता ही रहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये ईमान की जंग थी, ईमान की ताकत थी, और इसी के लिए आप देखिए कि शहादतें कितनी दी, और ईरान और ईरान का इतिहास और इस्लाम का इतिहास शहादतों का इतिहास है। ना बादशाही का इतिहास है, न शाही का है, न रजवाड़े का है, न नवाबों का है, बल्कि इस्लाम का इतिहास शहादतों का इतिहास है। आप करबला से ले लीजिए, और आज तक ये कौम शहीद होती आई है और शहीदों का लहू रंग लाता है, और शहीदों के लहू की छींटें कभी फूल बन करके महकती हैं और कभी गुंचा बन करके चटकती हैं, और जिससे पूरी दुनिया में अमन और सलामती की फसल लहलहाती है, और यही ईरान ने कर दिखाया है। बिल्कुल काज़मी साहब, मैं आपकी तरफ इसी सवाल के साथ वापस आऊँगा, क्योंकि ठीक है, समझ में आता है कि अगर कोई ताकतवर हाथी हो जो अपने पागलपन की वजह से अपने आसपास तमाम तरह हरियाली को कुचलता हुआ जा रहा हो और फिर अचानक उसे ये एहसास हो गया हो कि उसकी कितनी ताकत है और उसकी लिमिट क्या है, तो अगर उसने वापसी का रास्ता अख्तियार करने के लिए अगल बगल झांकने की कोशिश की हो, तो अभी क्या रुख बन सकता था या बेहतर क्या हो सकता था? देखिए, अगर ऐसी सोच है और इस तरफ कोई पेशरफ्त हुई है तो इसको वेलकम स्टेप मानना चाहिए, क्योंकि जंगें किसी भी मसले का हल नहीं हो सकती हैं, और जंगें जो है तबाही और बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं लाती है, किसी भी खित्ते में हो, किसी भी इलाके में हो, और वो इंसानियत हमेशा कत्ल होती है वहां पे। देखिए, अगर ट्रंप की जो आदत है, ट्रंप का एक तो मानसिक संतुलन भी थोड़ा हिला हुआ है, और ट्रंप को ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो अमेरिकन से हो गई है, क्योंकि अमेरिका पूरा आहिस्ता आहिस्ता रिवोल्ट करना शुरू हो चुका है ट्रंप के खिलाफ, जो मैं समझता हूं बड़ा सोचने वाला इशू है ट्रंप के लिए। दूसरी बात है, उनको आदत है कि वो, क्योंकि है तो वो न्यूक्लियर पावर है, सुपरमैन है, सुपर हीरो है पूरी दुनिया के, तो वो एक ट्वीट करते हैं और सारी जो न्यूज मॉन्गरिंग है वो गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी उन्होंने ये ट्राई की होगी कि, लेकिन ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि जब भी बातचीत होगी 3 मुद्दों पे होगी, 3 मुद्दों पे एग्रीमेंट होगा, और 3 मुद्दों पे अगर टेबल पे अक्रॉस द टेबल बातचीत होगी तो सीज फायर क्या, जंग रुक सकती है, सब चीजें हो सकती है। उसके लिए ट्रंप को कोई अच्छे संजीदा प्लेयर्स को बीच में डालना चाहिए, चाहे उसमें भारत जैसा मुल्क क्यों ना हो या कोई और मुल्क हो जो बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल तरीके से अपनी इमेज को बना के दुनिया में चल रहा है, तो उनको इंटरवीन करना चाहिए, और ट्रंप कर सकता है, क्योंकि अभी भी उसका जो रोल है वो बड़ा नुमाया है पूरी दुनिया में। तो अगर किसी तरह भी कुछ चीजों पे सहमति बन जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि ईरान पीछे हटेगा, लेकिन ईरान की जो 3 शर्तें हैं, और वो बिल्कुल जायज शर्तें हैं,
जायज बातें हैं और वो होनी चाहिए, और ये जंग जो है आगे ना चले, इसके लिए हमें लेकिन कोशिश क्या आपको करते लगता रहना है चाहिए। जनाब काज़मी साहब के इतनी ज़्यादा तखरीबकारी, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस के बाद ईरान के लिए ये रास्ता चुनना इतना आसान होगा, ख़ासतौर पे सीज़ फायर का? हालांकि उसके पास बहुत सारे पत्ते हैं अभी खुले हुए, लेकिन दुनिया की तरफ से दबाव भी है। आज पार्लियामेंट में आपने देखा कि पीएम मोदी ने कहा कि हुर्मुज़ की बंदिश हमें कबूल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से 48 घंटे का अल्टीमेटम है, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले की बात है, या हमले की बात है, जंग भी किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। काज़मी साहब, देखिए, मोदी साहब ने तो ये भी कह दिया कि 3 महीने का राशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका प्रोविजन करेगी। ये भी एक अलार्मिंग स्टेटमेंट उन्होंने दी है। तो ये एंटिसिपेट किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझती है कि 3 महीने तक कोई भी अनसर्टेनिटी जो है पूरे वर्ल्ड में और खासकर भारत में भी उसकी लपटें आ सकती हैं, रिसेशन हो सकता है। तो ये भी बयान उन्होंने दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें देखिए, कल ईद का पावन त्योहार था और पूरी दुनिया में आसिम मुनीर को देखिए, वो दोबारा शिया सुन्नी पाकिस्तान में करने की कोशिश करने लगा, जस्ट टू अपीज ट्रंप एंड अमेरिकन कि भैया अगर आपको शिया मौलाना हजरात को ईरान से हमदर्दी है तो आप ईरान चले जाइए। और आपने देखा कि वहां डिस्पाइट ऑफ हिज स्पीच एंड डिस्पाइट टू द एड्रेस टू द नेशन विद दैट कॉन्फ्रेंस एक हजूम जो है आपने देखा, पहली बार ईद की नमाज पे पूरी दुनिया में जहां जहां भी नमाज हुई है, हमारी महिलाएं तो नमाज पढ़ने नहीं जाती बड़ी ईदगाह में, लेकिन आपने देखा कि ईद के दिन पूरा 56-57 कंट्रीज में छोटा मुल्क बड़ा मुल्क, जहां भी छोटी डिस्ट्रिक्ट बड़ी डिस्ट्रिक्ट, सबों ने इकट्ठी नमाज पढ़ी है और यही दुआ की है कि अमन अमान प्रिवेल करे और ईरान की बिल्कुल। और तस्वीरें भी सर जो निकल करके आ रही है वो यकीनन हैरान कुन भी है, खुशकुन भी है। और जम्मू कश्मीर की कुछ तस्वीरें जो इस वक्त सर्कुलेट हो रही है चारों तरफ से कि पूरा जम्मू कश्मीर, औरतें, बच्चे, विधवा औरतें, उनके पास जो भी जमा पूंजी थी, जाहिर है कि एक आम आदमी के पास क्या होता है, या तो उनके शौहर की यादें होती है, के पास क्या होता है वो गुल्लक की उम्मीदें होती है जो थोड़ा थोड़ा करके जमा करता है बरसों में, या जमा करती है बरसों में, अपने घर के जेवरात, लोग अपने कार, अपनी बाइक्स, लोग कुछ ज़मीनें और न जाने क्या क्या जो भी उनके पास वसाइल थे वो ला करके जमा करते हुए नजर आए। और मैं सोशल मीडिया को ट्रैक कर रहा था, सोशल मीडिया पे भी नॉन मुस्लिम इस बात को बोल करके डोनेट कर रहे हैं कि वो इस जंग के खिलाफ हैं, वो मासूम बच्चियों के कत्ल के खिलाफ हैं, इस वजह से वो ईरान के साथ स्टैंड करते हैं। खैर, मैं इसके ऊपर भी बाद में आऊंगा। जफर साहब, आपको मैं ये समझने की कोशिश करूं क्योंकि वहां की तमाम तर लीडरशिप से आप काफी कनेक्ट रहते हैं, इतने सारे नुकसान के बावजूद बड़े बड़े खामनेई साहब चले गए, लारीजानी साहब शहीद हो गए, और उसके अलावा जितनी भी उनकी पूरी लीडरशिप थी वो खत्म हो गई, और अब जाकर के 5 दिनों की ये बंदिश, क्या लगता है आपको कि इसमें पॉज आएगा, ईरान माफ कर पाएगा या फिर अपनी शर्तों पर टला रहेगा जैसा काज़मी साहब कह रहे हैं? नहीं, देखिए, शर्तें कोई बुरी नहीं है। देखिए, हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए है, ये जमीन सबके लिए है और ईरानियों के लिए भी होनी चाहिए, है ना। ये दुनिया की पाबंदियां जो लगा रखी है उन्होंने अपना हक मान रहे हैं। उन्होंने कोई किसी पे जुल्म नहीं किया है, न किसी जुल्म उन पर हुआ, और उस जुल्म के खिलाफ उन्होंने फिर वो तमाम चीजें की हैं। और एक चीज आपके इस चैनल के हवाले से मैं जरूर बताना चाहूंगा कि वहां सिस्टम बहुत मजबूत है। यानी आपने फरमाया कि जो लोग मर चुके, जो लोग शहीद हो चुके हैं, आप याद रखिए कि शहीद होने वाला जो है अपने आने वाले को इतना मजबूत बना के जाता है कि उसके जाने की कमी महसूस नहीं होती है, बल्कि वो उससे बेहतर निकल करके आता है। तो देखिए, सिस्टम अगर मजबूत है और सिस्टम अगर मजबूत होता है तो मुल्क मजबूत होता है, और मुल्क मजबूत होता है तो यही सबसे बड़ी फतह की है। नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, ये फतेह मुबीन है ईरान के लिए और ईरानी अवाम के लिए, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने शहादतें दी। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आप देखिए कि ईरान के ताल्लुक से सभी धर्म के लोग, वो चाहे धर्म के हों, सिख मजहब के हों, सनातनी हो या बुद्धिस्ट हो या और दीगर मसलक और मजहब के लोग हों, सभी की हमदर्दियां उन लोगों के लिए है कि जो इतने बहादुराना अंदाज से
लड़ रहे हैं। ठीक है, इस हवाले से भी मुझे जरूर बताते जाइएगा, फिर मैं काज़मी साहब के पास आऊंगा। मैं पहले आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि देखिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल जो रुकावटें हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें हमने देखा कि लोग बाहर निकल करके आए। शिया हजरात, सुन्नी हजरात, दूसरे मजाहिब के लोग सड़कों पर उतरे, नाराजगी जताई, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हर एक ने इस जंग पे प्रतिक्रिया दी। अब जाकर के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, खासतौर पर मिलिट्री लीडर्स हैं इंडिया के भी, वो ये कह रहे हैं कि भले ही पॉलिटिकल लीडरशिप फेल रही हो शुरुआती दौर में फौरन रद्द-ए-अमल देने में या फिर ईरान का साथ देने में, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं, आम आदमी, आम पब्लिक, हर मजाहिब के लोग, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो किस रुख में है, किस तरफ हैं, और वाज़ेह पैगाम हमारा इंडिया का गया है। इन तमाम तर चीज़ों को, और अभी जिसका जिक्र किया हमने कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं, अलग अलग जगह पे लोग डोनेट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, जिस सीरत में भी हो, बाहर की दुनिया में, इंडिया के बाहर, इसे किस नज़र से देखा जा रहा है जफर साहब? बिल्कुल, देखिए, भारत का तो क्लियर माशाल्लाह है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी और यहाँ की अवाम भी बाकायदा ईरान के साथ है। मगर वो एक शेर है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मगर उस करबला में यजीद का भी एक किरदार है, इब्न ज़ियाद का भी किरदार है। आप देखिए कि पाकिस्तान का आसिम मुनीर इब्न ज़ियाद का जैसा किरदार अदा कर रहा है, और वो वहां के शियात से ये कहता है, गधा, कि आप लोगों को ईरान से मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ। अबे पाकिस्तान तुम्हारी धरती है या पाकिस्तान तुम्हारा मुल्क है क्या? पाकिस्तान उन तमाम करोड़ों लोगों का मुल्क है, और ये कहना कि तुम ईरान चले जाओ, भाई ईरान क्यों भेज रहे हो उनको? ईरान से हमें हमदर्दी है, इसलिए कि ईरान मजलूम है, ईरान मुस्तज़फ़ है, ईरान महरूमीन में से है, और ईरान पर जुल्म किया गया है। इसलिए एक इंसान की हैसियत से सभी धर्म और मजहब और मसलक के लोग ईरान से मोहब्बत करते हैं। इस चीज से तो कोई भी सहमत नहीं हो सकता जफर साहब, क्योंकि देखिए, इंडिया के अंदर ही जो चीजें हमने देखी हैं, तमाम मजाहिब के अलग अलग होने के बावजूद, आइडियोलॉजी के अलग अलग होने के बावजूद, लोगों ने इंसानियत के नाते अपने रिएक्शंस दिए, रद्द-ए-अमल दिए। और आसिम मुनीर जो मुसलमानों का मसीहा या फिर एक उम्मा का एक समझिए कि एक उम्मत को यूनाइट करने के न जाने कितने लेक्चर दे चुका है, वो जाकर के शिया हजरात या उलमाए कराम से साफ तौर पर इस तरह के जुमले कहता है जो ऑफिशियली है। मैं काज़मी साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगा, इसके बावजूद कि इस बात को हमने लगातार देखा कि जो उलमाए कराम उस मीटिंग से बाहर आए थे, 2-3 घंटे जहां तक मुझे याद है कि शायद ये मीटिंग चली थी, उस मीटिंग के बाद जब वो बाहर आए और दूसरे दिन जुमा की नमाज थी, उन्होंने जो प्रतिक्रियाएं दी, उससे जाहिर होता है कि उनकी जो सोच है, लेवल है, वो कितना स्ट्रांग है। और उलमाए कराम ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस चीज को टैकल किया, वरना शायद गृह युद्ध छिड़ जाता पाकिस्तान में। पहले आपकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं काज़मी साहब। देखिए सर, पाकिस्तान, मैं आता हूं जफर साहब आपके पास आता हूं, काज़मी साहब से प्रतिक्रिया लेके फिर आपके पास आता हूं। देखिए आमिर सर, पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जो पॉलिटिकल रिसेशन और इकोनॉमिकल रिसेशन से जूझता हुआ मुल्क है। उनको तो कहीं भी थोड़ी सी हवा जो है पैसे की किसी भी मुल्क से आए, वो उस तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं। मैं उनके पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स उनको कभी सीरियसली लेता नहीं। कल बासित साहब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पे अटैक होता है अमेरिका का, जो अमेरिका उनका दोस्त है, उनका बाप बना हुआ है, अगर कहता है अमेरिका हम पे अटैक करेगा, हम दिल्ली और मुंबई पे अटैक करेंगे। आप उनकी स्टेटमेंट सुनिए, और वो एक्स एम्बेसडर है, इस वक्त उसकी कोई मतलब कोई चेयर ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। उसी तरह से पाकिस्तान जो है वो मरता क्या ना करता की सिचुएशन में रहता है, वो शिया सुन्नी डिवाइड करता है। लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि इस्लाम एक अम्ब्रेला के नीचे पनपेगा, इस्लाम एक अम्ब्रेला के नीचे आगे अपना रणनीति बनाएगा। और आप देखिएगा कि सो कॉल जो चैंपियन रहे हैं सऊदी अरेबिया और बाकी जो है, इनको हमारी जो कौम है पूरी एज ए होल मेजॉरिटेरियन, वो देखिए जंग खत्म होती है, ये जंग के बीच में, ये जंग के बाद भी आप देखिए
कोई एक सुप्रीम लीडर जो है नया इमर्ज होगा इस्लाम को आगे ले जाने में। ये चीज तो हर एक को हैरान कर रही है। मैं भी खासतौर पर इस बात से हैरान था जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि उन्होंने जो ऐलान किया, मुझे इस बात पे हैरानी थी कि आखिर लीडरशिप इस तरह के स्टेटमेंट कैसे दे सकती है। उन्होंने मतलब क्या मुंबई को और दिल्ली को अपने फूफा की जागीर समझा है कि जब चाहेंगे हमला कर देंगे। ईरान इतना कमजोर कंट्री, उसने सुपर पावर अमेरिका को नाको चने चबवा दिया, इसराइल को नाको चने चबवा दिया और 5 दिन की सीज फायर की बात कर रहे हैं आप, वो इंडिया की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह के उनकी भावनाएं व्यक्त हो रही है, इससे क्या जाहिर है कि क्या व्यूज पाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं या फिर जानबूझ करके ये जो हिंदू मुस्लिम के दरमियान तनाव, कशीदगी और दूरियां पैदा करने की लगातार कोशिश रही है पाकिस्तान की जानिब से, ये इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है? बिल्कुल आमिर सर, ये साइकोलॉजिकल वॉर हम इसको बोलते हैं कि आपका माइंड सेट डाइवर्ट हो दूसरी तरफ। और ऐसे के जैसे कि देखिए हिंदुस्तान में पाकिस्तान जैसे 15 मुल्क निकलेंगे अगर आप गिन के निकालें तो। दूसरी बात है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कंपैरिजन कभी ना किया जा सकता है ना होता है। वो किसकी शय पे नाचता रहता है वो हम सब जानते हैं। कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी पहले अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान दुश्मन बन गया। तो ये सब चीजें हम इनको सीरियसली लेते हैं। हिंदुस्तान की रणनीति बहुत स्ट्रांग है और बहुत से मुल्क कह रहे हैं, बातों बातों में हम सुनते हैं कि भैया भारत भी मीडिएट कर सकता है। तो भारत ने अपना वो स्टैंडर्ड, अपना वो लेवल बना के रखा है कि भारत को आप नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकते हैं मीडिएट करने के लिए। तो ये इमेज है भारत की। और वहां जबकि पेट्रोल और गैस की प्रॉब्लम हुई है, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। आप देखिए पाकिस्तान में स्कूल्स और जितने एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, बाकी जो है इदारे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहां एक तो रिसेशन है। 2000 का तो मीट मिलता है, 2600 रुपए का किलो वहां जो मुर्गा मिलता है और मीट मुर्गा ही खाते हैं वो। और दूसरी बात है दूध और ये सब जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनका हाल देख लीजिए। आलू क्या रेट है, टमाटर क्या रेट है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उनको सीरियस नहीं लेना चाहिए, सीरियस उनको लेना चाहिए जो सीरियस व्यू पॉइंट से अपने मुल्क को और पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना के रखते हैं। और उसमें आज ईरान जो है बिल्कुल आगे आगे है। बिल्कुल ट्रंप ने कहा होगा, मैं इस बात को मानता हूं कि 5 दिन का हम आगे करते हैं अपने अटैक्स को। लेकिन अगर ट्रंप इस सोच का है कि हम ट्वीट करके या कुछ और करके इसको सीज फायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं वेलकम करता हूं स्टेप को। और उन लीडर्स को बीच में बैठना चाहिए जो सीरियस लीडर्स हों और जिनका जो कंसर्न है, या नाटो के वो लोग जो ट्रंप से नाराज हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, जो पूरी दुनिया का समीकरण जो है मेंटेन करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो वो लोग बेटर करते हैं। जिनीवा कन्वेंशन में जो लोग बैठते हैं या जो बाकी लोग हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उनको इन्वॉल्व करें ताकि सीज फायर जो है उसमें कन्वर्ट हो जाए ये वॉर। और जो भी शराइत है, जैसे कि ये हमारी जो हिलैरी क्लिंटन जी कह रही थी कि हिलैरी क्लिंटन का मैं बयान सुन रहा था जब इलेक्शन चल रही थी, उन्होंने कहा था कि ये वर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा अगर ये प्रेसिडेंट बन गया अमेरिका का, और ये ऐसा प्रेसिडेंट होगा जो सिर्फ जंगों के अलावा कुछ नहीं करेगा। और आज उनकी बातें सच हो रही है। तो अमेरिकन अगर ये फील कर रहे हैं कि भैया ट्रंप की नीतियां, ट्रंप की पॉलिसीज, ट्रंप का जो तरीकाकार है जियोपॉलिटिक्स में वो गलत है, तो हमें उस सब चीजों को ट्रंप को भी मानना चाहिए और एक बीच का रास्ता जो है उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। और हम होप करते हैं कि आने वाले दिनों में वो तरीकाकार जरूर अपनाया जाएगा। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीजों के हवाले से अभी जिस पे पाकिस्तान के ऊपर बातचीत हो रही थी जफर साहब, पाकिस्तान इंडिया ने आम लोगों ने भी, जनता ने भी, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अवाम के जज्बात को जाहिर करने दिया और कहीं भी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई और ना ही अवाम ने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से ये लगे कि अवाम ने हालात को बिगाड़ने की कोशिश की हो। लोगों ने मातम किए, लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया और अब मदद भी कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि इंडिया का अपना रुख क्या है। लेकिन पाकिस्तान, और वो भी आर्मी चीफ, वो भी उस लेवल पे जो दो बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ हो, वो उलमाए किराम को 2 घंटे एक मीटिंग में बैठाता है और उसके बाद साफ तौर पे कहता है कि ज्यादा ही जज्बात उखड़ रहे हैं तो जाओ ईरान जंग लड़ो। ये किस तरह का पैगाम है? हम क्या समझें पाकिस्तान के बारे में? क्योंकि कल ये जो सूरत हाल आज ईरान पे हुई है, कल पाकिस्तान पे भी हो सकती है। ये असल में व्हाइट हाउस का काला आदमी है और वो वहीं से जो कुछ भी इसको हिदायत मिलती है वही ये करता है। और उसने मतलब ये इब्न ज़ात का जैसा रोल अदा किया है और उलमा को बुला करके उनकी तौहीन की और उनके साथ ये इंतहाई बदतमीजी वाला सलूक किया है। और जो एक पोस्ट पे रहने वाला इंसान, इस तरह की बात उसे नहीं करनी चाहिए।
और एक अच्छे माहौल, खुशगवार माहौल में बातचीत होनी चाहिए। और इससे वो मुल्क में शिया सुन्नी फिरका वाराना इंडिया दिया है उसने कि शियों से कहा जाए तुम चूंकि शिया ईरान और ईरान शिया है तो तुम लोग ईरान चले जाओ, और ये सुन्नी मुल्क है। तो इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें किसी पोस्ट पे रहने वाले की जबान से अच्छी। ठीक है, पाकिस्तान का अपना रुख है सर, और पाकिस्तान के इस अंदाज से हर कोई वाकिफ है, दुनिया समझती है कि पाकिस्तान कब कहां बाजी पलट दे, पलटी मार दे, कोई ठिकाना नहीं है। जफर साहब, एक बड़ा सवाल मैं अभी देख रहा था, IRGC का जो खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर है उसकी तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग हुई है और उसमें ये कहा गया है कि ये 5 दिनों की सीज फायर की जो वो बात कर रहे हैं, दरअसल वो देखना चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो हमने मौत का जाल बिछा रखा है उसे कैसे काउंटर किया जाए, क्योंकि अगर वो खर्ग आइलैंड पे हमला करने की कोशिश करें या फिर बलबूते पे, ताकत के बलबूते पे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आने की कोशिश करें तो उनके रास्ते में मौत बिछी होगी और यकीनन उन्हें ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि वो ये 5 दिनों तक टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए अगला रास्ता क्या होगा। क्या आप मानते हैं कि ट्रंप का जो चेहरा रहा है, दोहरा चेहरा या फिर दोहरा रवैया, कि कभी कुछ कहते हैं करते कुछ है, कभी कुछ है, क्या लग रहा है कि ये 5 दिनों तक इस तरह की कोई बात हो सकती है जैसा कि IRGC हेडक्वार्टर की जानिब से बात आ रही है? देखिए, पल में तोला पल में माशा तो वो हमेशा रहे और उनका मजाक भी लोग उड़ाते हैं। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं। ये कभी भी अपने किसी एक मौके पर, देखिए अमेरिका के और भी प्रेसिडेंट गुजरे हैं जो अपने मौके पर कायम रहे और यही उनकी सुपरिटी क्वालिटी रही, सुपर क्वालिटी रही। लेकिन इस आदमी ने प्रेसिडेंटशिप को भी, है ना, सुबह कुछ, शाम कुछ, रात कुछ और दिन कुछ। तो इसलिए ईरानीज जो हैं, आप देखिए कि ईरान, आप इस नजरिए देखिए कि ईरान के लोग इस्लामिक नजरिए के हैं। वो रमजानुल मुबारक में रोजा रख करके हमला नहीं करते थे। आप ये गौर करें कि रोजे की हालत में हम ये काम नहीं करेंगे। तो अभी भी उनको निफाक सा नजर आ रहा है, उनको ट्रंप पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल यूं नहीं है कि अभी गुफ्तगू जारी थी 28 फरवरी की सुबह को और आयतुल्ला सुप्रीम लीडर को जो है शहीद कर दिया गया। यानी वो कब क्या बदल जाती है, ये 5 दिन तो कहा है ना, इस 5 दिन में भी आप देखिएगा कि उसके अंदर हो सकता है कल कुछ कहे और फिर परसों कुछ कहे और फिर तरसों कुछ कहे और फिर 5वें दिन कुछ कहे। इसलिए ईरान को क्लियर और अच्छे लोग बैठ करके और ऑन टेबल इस मसले को हल करें। यकीनन देखिए, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। अमन के फूल खिले और शांति की बयार उड़े, है ना, ये उसका हल आप सब ने देखा है, इस पूरे आसमान और जमीन ने देखा है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं, देखिए इस पे भी लोगों ने जो है वो ये हवा फैलाई के साथ, वो देखिए, और रियाज पर और फला, यूएई, कतर, फला, लेकिन ईरान ने किसी भी मुस्लिम मुल्क पे हमला नहीं किया है, बल्कि जहां जहां अमेरिका का बेस था, उसकी कंपनी थी, उसका शेयर था, उसका वो था, उस पर उसने हमला किया। और ये कह करके कि हम किसी मुस्लिम भाई पर, इसलिए कि वहां के कानून में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब, ये दोनों चीजें जो हैं वो शामिल हैं। और ऐसे में, ऐसे मौके पर अरबों को याद आ गया कि ईरान, अमेरिका की दोस्ती से हमें वाकई डरना चाहिए, उसकी दुश्मनी से नहीं। तो ऐसे में आपकी बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात आपने सोची और सोचना भी चाहिए। और मैं भी ये सोच रहा था कि कुछ ऐसा गठजोड़ बने कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने तमाम के तमाम जितनी भी मुस्लिम उम्मा है इस पूरे मिडिल ईस्ट में, वो एक सुरताल में आवे, एक जगह बैठे, एक टेबल पे बैठे और बैठ करके ये ला शर्किया वला गरबिया, ला सुन्निया वला शिया और ना हबश
ना अरब, ना अजम, ना हिंद, ना ये ना वो, बल्कि एक सुरताल में और एक नबी के एक खुदा के मानने वाले, एक कुरान के मानने वाले, एक नबी का कलमा पढ़ने वाले एक होकर के अगर बैठ जाएं तो आप यकीन जानिए कि ये जो बड़ी बड़ी ताकतों के गुब्बारे हैं ना, ये सब एक दिन फूट जाएंगे और इस्लाम का बोलबाला हो जाए। बड़ी बात यह है कि इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो हमने अपने बड़ों से सुना और पढ़ा, उसमें बाकायदा हदीसों में इस चीज़ का बाकायदा जिक्र आता है कि अरब को अजम पे, अजब को अरब पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है। और जिस तरह की कोई शख्स ये सोचता है कि उसको किसी चीज़ की वजह से आम इंसानों पे या दूसरे पे किसी तरह की फ़ौक़ियत है, वो ऐसा नहीं है। इस्लाम के अंदर सिर्फ तक़वा और ईमान के बदौलत ही फ़ौक़ियत होती है, और वो चीज़ें यकीनन लगातार हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स बताते आए हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई।